अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर रेगुलर पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जी अमीन गंडापुर जो है वो इकोनॉमिक फोरम जो नया बनाया है जिसमें फौजी ज्यादा है, वहां पर भी पहुंचे हैं और गुफ्तगू उन्होंने कोशिश सोच के गए थे कि वो इमरान खान के मौजू पे जनरल असेंबली से बात करेंगे, मगर सूरत हाल की वजह से वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सका। और इस वक्त वो अडियाला जेल खान साहब से मिलने पहुंच गए हैं और हुकूमत बड़ी खुश है कि अमीन गंडापुर ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और बहुत खुशगवार ताल्लुकात और माहौल और वादा किया कि वो पाक के साथ मिलकर चलेंगे, विच इज वेरी गुड। और बहुत सी बातें, मगर मेरा मौजू है कि देखें पूरे मुल्क में गर्मी की एक खौफनाक लहर है, फिर ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग, फिर महंगाई, और कराची में तो कहा जा रहा है कि 10 साढ़े 10 रुपए पर यूनिट बढ़ने जा रही है और अवेलेबल भी नहीं है। और साथ में कई कहती है कि जनाब हमारे तो 70 अरब रुपए जो लोगों ने देने हैं, अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर सकते हैं, ना ट्रांसमिशन प्रॉपर कर सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं। साफ हाथ खड़े करती है और सूबाई हुकूमत को उस पर बड़ी बुरी तरीके से तनकीद कर रही है। और खासकर सईद वली साहब के किसी एक चोट की वजह से सबको सजा देना, जिन बातों का ख्याल रखिएगा, ये सब बातें हैं। और बातों का क्या कि इसी केई को जब पिछले 2-3 महीने पहले दोबारा लाइसेंस रिन्यू हो रहा था तो कोई नहीं बोला था, जबकि वाहिद जमात है जमात इस्लामी जो मानना चाहिए कि वो इस मसले को जिंदा करती रही और बाकी तमाम मुल्क की सियासी जमातें इस पर खामोश हैं। और कयामत की गर्मी है। कराची में भी टुडे वी कैन से 37 बट फील लाइक 42। और सखर, दादू, नवाबशाह, जैकमाबाद, मतलब पूरा सिंध 50 तो क्रॉस कर रहा है और फील लाइक 55, जबकि बताया जाता है कि 55 के बाद तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं इस पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो इंडिया से आया है, वो देखना बहुत जरूरी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। एक सवाल था आपसे। बताइए। इतनी गर्मी पड़ रही है, तापमान 45-46 के नीचे ही नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सुनना चाह रही हैं आप, ये बताइए, क्या सुनना चाह रही हैं आप? तापमान 46-47 के नीचे ही नहीं जा रहा है, किसकी वजह से नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, हम ही लोगों की वजह से। हमें चाहिए था ना डेवलपमेंट, हमें चाहिए थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, हमें चाहिए थे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हमें चाहिए थे बड़े बड़े मॉल्स। तो लो ना मॉल, लो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लो ना बड़े बड़े बंगलो। हमने ये सब डेवलपमेंट के चक्कर में जंगल काट डाले, पेड़ पौधे काट डाले कि अरे हमारा शहर बहुत डेवलप हो जाएगा। तो लीजिए, डेवलपमेंट का अचार बनाइए और खा लीजिए ना, खा लीजिए। और अभी तो 45, 46, 47 है, अभी तो ये 60 पार जाना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, खेल तो भी पूरा बाकी है। और आपको पता है 55, 56, 57 पे इंसान जीवित भी नहीं बचेगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे हमारे घर में एसी, कूलर, पंखा है, हम झेल लेंगे, हमारी कार में एसी, घर में एसी, तो हमें क्या जरूरत है? हम बता दें कि एसी घर में हो या कार में हो, चाहे जहाँ पे हो, अपनी खोपड़ी पे एसी बांध करके लेकर के घूमो। लेकिन आने वाले समय में जब 55, 56, 57 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो वो नहीं झेल पाओगे बेटवा। 55, 56, 57 डिग्री पे इंसान जीवित तक नहीं बचेगा। इस धरती पर 500 से 600 करोड़ पौधों की जरूरत है। लगा कौन रहा है? इक्का दुक्का। हमें कब होश आएगा पता नहीं। होश में आने की जरूरत है। हर इंसान को कम से कम 3 से 4 पौधे लगाने की जरूरत है। बारिश का मौसम आ रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके पौधे लगाएं। एक पौधे को तैयार होने में 4 से 5 साल लगते हैं। पौधे लगाएं, अपना आने वाला भविष्य सुरक्षित करें। हम इस गर्मी से जूझ रहे हैं, वो इस गर्मी से ना जूझे, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, बहुत भयावह हो सकता है। सोचिए इस बारे में। आपने देखा ये वीडियो, ये पूरे खित्ते की, पूरे रीजन की सूरत हाल है। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान, इंडिया, आपने सुना होगा कि सर्दियों में जो फॉग का चक्कर है, कभी दिल्ली ऊपर तो कभी लाहौर ऊपर तो कभी कराची ऊपर, मतलब कसाफत है इस पूरे खित्ते में। और इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत से लोगों को पता है, कुछ मैं भी आपको बताऊंगा। तो मेरा इस तरफ ख्याल यूं आया कि सखर से मेरी एक नीस ने एक पोस्ट लगाई कि सखर वालों, अगर तुमने दरख्त लगाना नहीं सीखे
तो हम सब जल भुन के ही मरने वाले। और वहां 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन जी, मैं ऐसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर में, और वो गर्मी मैंने देखी हुई है। मगर जब 40 साल आप अवे रहे हो और आपको सहूलियात की आदत हो गई हो, तो इंसान कहते हैं ना, बड़ा बेहया जानवर है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और एडजस्ट कर जाता है। तो यहाँ दोबारा ये एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल पेश आती है। सूरत हाल ये है कि मैं अपने रूम से निकल के किचन में या बाथरूम में जाता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, हीट से, गर्मी से। तो जो खातून काम करने आती हैं, उन्हें रोटी के लिए एक दिन बुलाया कि रोटी, उनकी छुट्टी का दिन था कि मगर रोटी पकानी है। मगर जब मैं खुद किचन में गया, जो मैंने सिचुएशन देखी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, जब मैं खुद खड़ा नहीं हो सकता तो मैं किसी से कैसे कह सकता हूँ कि वो रोटी पकाए। तो मगर खवातीन कहती हैं कि जी हम इसी माहौल में जिंदा है, रोटी पकाते हैं। फिर गैस भी आपको पता है कि कराची में सुबह 6 बजे आती है और फिर चली जाती है 3 बजे के करीब, फिर 6 बजे आती है, फिर रात 9:30 बजे चली जाती है। अगर चाय लेनी हो, चाय और या और कोई चीज गर्म करनी हो, कुछ करना हो, तो वो सब नामुमकिन होता जा रहा है। और यहाँ कुछ खबरें ये सुनाई जा रही हैं कि जी इकॉनमी आगे बढ़ रही है, पता नहीं कैसे इकॉनमी बढ़ रही है। और आपने सुना होगा कि पेशावर में ग्रेड स्टेशन पे पीटीआई के एमपीए की कार्रवाई में एक हमला हुआ और वहां जाके ग्रिड में जहां जहां बिजली बंद थी उसे खोला गया। और लोग जो है ना, आपको याद होगा भी पिछले दिनों मैंने कहा था कि अगर हालात नहीं बदले तो कोई एक शोला, कोई एक चिंगारी इस राख के ढेर में से जो हालात पैदा होने वाले हैं, मैं इस पे और ज्यादा नहीं कहना चाहता। लोग तंग आ चुके हैं। और बिजली का बिल जो ये कहा जा रहा है कि लोग जो 80% चोरी कर देते हैं और फलाना दिमाग का जो बातें हो रही हैं, तो जो केई ने कहा ना 70 अरब रुपए हमारे वाजिब अदा हैं, तो कुछ देर के बाद ही मैंने खुद देख लिया कि जी वाटर आज बोर्ड है वो 5 अरब रुपए वो करता है और दूसरे इदारे, तो इसमें जो है 70 में से 50 अरब तो सरकारी इदारे वो करते होंगे जो वो देने को तैयार ही नहीं है। मगर आम आदमी के घर का कनेक्शन 1 मिनट में कट जाता है, उसे ओवर बिलिंग करके भी डराया जाता है, धमकाया जाता है और धमकियां दी जाती हैं कि आप ये बिल दें वरना मीटर उतार के ले जाएंगे। कल मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके घर के किचन की गैस का बिल जो है 2.25 लाख रुपए आया, जबकि उससे 1 माह पहले 3,000 रुपये बिल। तो धमकियां ये कह अरेस्ट करवा लेंगे, फलाना कर लेंगे, धमाका कर लेंगे। मतलब कुछ बद इंतजामी है। और मैनेजमेंट तो बहुत पहले से हम जैसे लोग बता रहे हैं कि आती ही नहीं है। उसमें ये जो हीट वेव है और ये जो गर्मी है, ये क्लाइमेट चेंज है, इस पर अगर सबने मिलकर गौर नहीं किया तो जो सूरत हाल यहाँ बनने जा रही है, अल्लाह हाफिज। मैंने कुछ डेटा निकाल के रखा है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आने वाला दिन आपके कैसे होंगे। तो मेरा ख्याल ये कि शायद आपको समझ में आ जाए। ये पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि साल 2022 में माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर था। ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज, जंगलात की कटाई, काश्तकारी के रिवायती तरीके, आबादी में इजाफा और बड़ी तादाद का शहरों की तरफ रुख करना, तवानाई की पैदावार के लिए फॉसिल ईंधन पर इंसार, जरूरी हिफाजती इंतजाम के बगैर सनती सरगर्मियां, मौसमियाती तब्दीली के असरात को कंट्रोल में रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसे डैम्स वगैरह, ना एजुकेशन की कमी के बायस मौसमियाती तब्दीलियों में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों का फुकदान। अगर पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के असबाब को रोका न गया तो मुल्क को मंजरजा झैल मुश्किलात का सामना हो सकता है। कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में इजाफा, पानी और खुराक की कमी, बड़े पैमाने पर इंसानों दीगर जानदारों की नकल मकानी, माशी नुकसान। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी को 9% से ज्यादा का नुकसान होगा। जिस्मानी और जहनी अजियत, जहनी सेहत के मसाइल में इजाफा, तवानाई और वसाइल की कमी, समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। तो इससे अंदाजा लगा लें। और दुनिया में 8% लैंड जो है ना मस्त है कि वहां उस पर फॉरेस्ट हो, जंगल हो। और
एक रिसर्च बताती है कि एक इंसान एक साल में तकरीबन 9.5 टन हवा में सांस लेता है, लेकिन इस हवा में ऑक्सीजन की मकदार सिर्फ 23% तक होती है। लिहाजा हम इंसान हर सांस में सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन लेते हैं, जो साल की तकरीबन 740 किलोग्राम ऑक्सीजन बनती है। ये तकरीबन इतनी ही मकदार है जितनी 7 या 8 दरख्त एक साल में पैदा करते हैं। और आपके यहाँ जो फॉरेस्ट जो लैंड है वो 4 पॉइंट भी मुश्किल से है, गो के बताते 4.8 है, मगर जिस अंदाज से कटाई हो रही है खासकर नाजर इलाकों में लकड़ी की, कश्मीर में और जहां जहां फॉरेस्ट है, तो वो अब घटकर 4% रह गई है। तो मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे मुल्क अमेरिका में पहले ये बता देता हूँ जो सामने आ गया है कि यूके में प्लांटिंग जो है वो मोर देन 12% के पास है और 3 बिलियन के करीब दरख्त हैं। कितने? 3 बिलियन। और अमेरिका में ये दरख्तों की तादाद जो है 228 बिलियन ट्रीज है। देखिए, मैं ह्यूस्टन टेक्सास के बारे में आपने सुना होगा, डैलस के बारे में, बड़े गर्म खित्ते हैं, मगर आप दरख्तों की तादाद देखें ना तो यकीन नहीं आता है कि गर्मी में भी उन पे नजर निगाह पड़े तो ठंडक का एहसास होता है। और आपके मुल्क में हालात ये है कि ना कोई इस तरफ तवज्जो है, ना कोई सोचना चाहता है, ना गौर करना चाहता है। खास आपका 10 बिलियन ट्री का जो मंसूबा है जिसमें से 1 बिलियन का दावा किया गया कि लग चुके हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, मगर बस एक बात ध्यान में रखिए कि कल सखर में जैकबाबाद में 50 टेम्परेचर था, फील लाइक 55 इस बर्निंग, ये बर्निंग पॉइंट है। और इसमें लोग कैसे सांस ले रहे हैं इस पर आप खुद गौर कीजिए। फिर जो बिजली अभी और महंगी होगी, 96 रुपीज पर यूनिट तक जाएगी। क्या एक पंखा या 2 पंखे या 5 से 6 की फैमिली में एक कमरे में किसी के पास एयर कंडीशन भी है तो वो सांस ले सकेगा? या ये बिजली की जो यहाँ पर मामलात है वो आपको जीने देंगे? और जो इकानमी की सिचुएशन है और सियासी जो अदम इस्तेहकाम जिसे कहते हैं, अनसर्टिनिटी, वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो उसमें इकोनॉमी सिचुएशन क्या होगी वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। मगर मैं इतना कहूंगा कि हालात ये है कि मेरे एक बचपन के दोस्त ने कनाडा से मुझे एक फोन भेजी कि एक बच्चा बगैर चड्डी के बर्फ पर बैठा है और नीचे जुमला लिखा हुआ है कि शक्कर का दर्जा हरारत अखलाक की गिरावट, अखलाक की हदूद भी क्रॉस कर गया। तो जबकि फिर एक दूसरी पोल देखी कि एक मोटरसाइकिल पे एक नौजवान बिल्कुल जलता हुआ शोले निकल रहे हैं और वो जा रहा है और ये लिखा हुआ है कि ये जैकबाबाद का आज का वेदर है। तो इस तो कब तक आप कुछ सर्वाइव करेंगे? और आगही आपके यहाँ कितनी है दरख्त लगाने की, पानी के डैम बनाने की या पानी की सेविंग की? ये सारे मसाइल आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? इसमें सरमायाकारी, इसमें इकॉनमी, आपके 8 महीने गर्मी पड़ती है, इस सिचुएशन में सारी चीजों को आपने देखना है। आज मेरे साथ क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान में काम करने वाले एक दोस्त मौजूद हैं जिनसे मेरा एक बहुत पुराना गहरा ताल्लुक है और वो ट्रीज वगैरह लगाने का काम करते हैं। उनसे बात करते हैं कि इन जैसी एनजीओ में ट्री लगाने में और फॉरेस्ट बचाने में और प्लांट की सेफ्टी के लिए कितना काम किया और ऐसे कितने इदारे यहाँ काम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम क्लाइमेट के यहाँ पर एक वर्कर के हैं, लीडर के हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं प्लांट वगैरह लगाने के। नहीं कुरैशी ये रिनाउन फिगर है कराची की और मेरा इनसे बड़ा गहरा पुराना ताल्लुक है। तो ये इंटरनेशनल फोरम पे भी प्लांट के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से अक्सर जाते रहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन भी आ चुके हैं इसी पर्सपेक्टिव में। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। नईम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हमारा आज बैठे बैठे ख्याल आया, ख्याल क्या है, यहाँ की जो टेलीविजन देखें, यहाँ की जो दोस्तों से गुफ्तगू हो कि जो गर्मी है, हीट वेव है,
और बिजली है, फिर उसकी महंगाई है, फिर उसकी लोड शेडिंग है। तो सबको पता है कि पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है क्लाइमेट के हवाले से। यहाँ कोई सीरियस एफर्ट भी नजर नहीं आती। आप उसमें काम कर रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कि आपकी एनजीओ जो है ये कितने अरसे से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पाकिस्तान की रियल ग्राउंड रियलिटीज क्या है क्लाइमेट के हवाले से। जी आफाक, शुक्रिया। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई और जूम पर। और दूसरा ये कि मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि हमारे तमाम ब्लॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, उनका रुख जो है ना वो ज्यादातर सियासत और हालात हाजरा पर है, जबकि माहौलियात जो मसला है वो इस वक्त रियासतों की और ममालिक की जिंदगी और मीशत का मसला है, सेहत का मसला है। तो ये कि मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ हमने स्टैब्लिश की आज से कोई 23 साल पहले कराची में, और फिर उसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया। और फिर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कराची चैम्बर और लाहौर, इस्लामाबाद और कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज के साथ और कम्युनिटीज के साथ हमने इंटरेक्शन शुरू किया कि भाई खुदारा जागो। आज से 23 साल पहले जब हम बात करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार दुनिया के और मसाइल खत्म हो गए जो आप अभी माहौलियात के मसले को लेकर बैठ गए। ये तो मगरबी ममालिक की का फैशन है कि वो इस तरह के सेमिनार और इस तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल खैर वो हम अपने काम में जुटे रहे और कोशिश की कि हम अपने लेवल पे जो है ना वो हम अवेयरनेस क्रिएट करें, एजुकेशन क्रिएट करें, लर्निंग दें और विसल ब्लोइंग जिसे कहते हैं ना, आवाज को बुलंद करते रहना है ताकि इस पर जो है ना वो तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं मायूस नहीं हूँ। उसमें हमने इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज और कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी ज्यादा अवेयरनेस पैदा की और उससे मतलब हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। गवर्नमेंट अलबत्ता जो की तू है, जो 23 साल पहले उनकी चाल थी वो आज भी उतनी बेढंगी है। तो बात यह है कि उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। हालांकि जब हमने काम शुरू किया तो माहौलियात की वजारत जो है ना वो बाकी सतह पे होती। खैर वो कानून साजी में हमने भी हिस्सा लिया, बाद अपने सिफारिशात तजावीज भी दी। उसके नतीजे में, सबके नतीजे में, सबकी कोशिशों के नतीजे में ये हुआ कि वजारत माहौलियात जो है ना और डिपार्टमेंट खुद मुख्तार बना दिया गया सूबाई सतह पे और उनको इख्तियार दिया गया कि अपने अपने सूबों में आप खुद से काम करें। वफाक जो है ना उनको राब्ते का काम करेगा, ये फैसिलिटेशन करेगा। लेकिन अभी भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी भी फेडरल मिनिस्ट्री पे है कि मुझे याद पड़ता है 2023 की हुकूमत में शेरी रहमान क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी, जहां तक मुझे याद है। जी जी बिल्कुल है। क्लाइमेट चेंज देखिए वो गलत है क्योंकि बात यह है कि वफाक से जो वजारतें सूबों को मुंतकिल हुई हैं 18वीं तरमीम के तहत, वो वफाक ने मतलब बहुत सारे अपने MNAs और सैनिटर्स को खपाने के लिए फिर से वो वजारतें जिंदा कर दी हैं। बहरहाल खैर वो एक अलग बहस है कि वो नहीं होनी चाहिए। आप सूबों को मजबूत करें, उनको फैसिलिटेट करें। आपका काम है राब्ते और सहूलियात का। आपका काम उस पर काम करना नहीं है क्योंकि सूबे अगर खुद मुख्तार नहीं होंगे और वो काम नहीं करेंगे तो वफाक कभी भी वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता जो उसको जो उसने टारगेट दिए हैं। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्तों में और प्लस जो दूसरे आपके फंडिंग है, रिसोर्सेज है या नुमाइंदगी है वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इस पर अमल दरामद जो माहौलियाती कवानीन बने थे 1997 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, वो भी उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल थे कि तमाम कोशिशें हमने उसमें की है। तो उस एक्ट बनने के बाद ये सूबों को इख्तियार दिया गया था कि वो मतलब अपने अपने सूबों में माहौलियात के मंसूबे बनाए, माहौलियात को बेहतर करें, वजारतें बनाएंगी, वजीर बनाएंगे। नहीं नहीं, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल ट्रीज कितने हैं? सॉरी, कितने दरख्त हैं इस वक्त पाकिस्तान में टोटल? जी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो जंगलात पे तहकीक करना, मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो जंगलात पे तहकीक एक इदारा करता है पाकिस्तान फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसके मुताबिक मुल्क में 90 की दहाई में 35,90,000 हेक्टर रकबे पर जंगलात जो है वो कायम थे, जो 2000 की दहाई में कम होकर 33,20,000 हेक्टर तक जो है ना वो रह गए। और इस वक्त मैं बताऊं कि 5% से भी कम मुल्क भर के रकबे में जो है ना वो जंगलात हैं।
और जबकि ये 25% होनी चाहिए। अच्छा, इस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के इदारे के मुताबिक मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 2002 में जंगलात का रकबा बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। ये 2020 में जो इमरान खान की हुकूमत ने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके नताइज डेफिनेटली अच्छे आए। बिलियन तक तो नहीं पहुंचे, बहरहाल अगर मैं समझता हूँ 20-25 करोड़ दरख्त की लग गए तो बहरहाल ये कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी और उससे कंटिन्यू रहना चाहिए था। तो वो मतलब 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा और मजमूई तौर पे मुल्क में 5.1% रकबा हो गया। 4.86 से बढ़ के वो जो है ना वो 5.1 तक पहुंच गया। और उसमें जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान का नंबर इस वक्त जो है ना दुनिया में 81 नंबर है कि जो जंगलात में सबसे पीछे है। और मतलब जो है ना वो बहरहाल एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और गुज़िश्ता एक दहाई से मुसलसल हर साल जंगलात का जो रकबा है वो कम होता जा रहा है। और आफाक उसकी वजह यह है कि शुमाली इलाकों में जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है वहाँ ईंधन के लिए दरख्त जो है ना ईंधन के लिए जो है ना वो सर्दियों में खास तौर से दरख्त बहुत ज्यादा काटे जाते हैं। उनके पास अल्टरनेटिव कोई फ्यूल नहीं है जिसको वो जला करके सर्दी में अपना गुजारा कर सकें, बेहतर कर सकें। हालांकि आपके ख्याल में जो आबादी है इस मुल्क का सेंसस भी ठीक नहीं है, ये 24-24.5 करोड़ पॉपुलेशन बताते हैं, जबकि मेरा ख्याल ये है कि 28 से 29 करोड़ की आबादी है। इसमें पर पर्सन जो इंटरनेशनल फिगर है वो ये है कि 8 से 9 दरख्त होने चाहिए। तो आपके ख्याल में अभी कितनी कमी है यहाँ? देखें 8 से 9 तो एक इंटरनेशनल फिगर है। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है जो है ना वो मेरे ख्याल है कि 1 या 2 लोगों पर जो है ना वो एक दरख्त है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि वो जो तेजी से कट रहे हैं ना मतलब दरख्त तो ईंधन के लिए और दूसरे लकड़ी की जरूरियात के लिए। और फिर टिम्बर माफिया यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है जो कि दरख्त काटता है और उसको बेचता है, उसका ये बहुत बड़ा कारोबार है। तो बहरहाल ये कि ये जो है ना बहुत कम जैसे कहते हैं ना कि रेशो है। और फिर ये हुआ कि जो शुमाली इलाकों के अलावा जो जंगलात थे मसलन नहरी इलाकों में, बारानी इलाकों में और दूसरे जो जंगलात कुदरती जंगलात थे और मसनवी जंगलात जो बसाए गए थे उनमें भी जो है ना वो कमी वाक़ई हुई है। जिसकी वजह ये है कि वो आपके ख्याल में दरख्तों की कमी में हुकूमतों की या आवाम की अवेयरनेस के साथ पानी की कमी को कितना दखल है? देखिए पानी की कमी को मैनेज किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं कि, लेकिन ये कि आवाम की दिलचस्पी जंगलात में तो नहीं, आवाम की दिलचस्पी जो है ना अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में मतलब जो है ना वो शजरकारी जो है ना वो हो सकती है। लेकिन ये कि बड़े प्रोजेक्ट पर तो हुकूमत ही कर सकती है। पानी जब हमारे यहाँ बरसात होती है, सैलाब भी होते हैं, पानी भी हमारे यहाँ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन हम सीवरेज वाटर या दूसरे और इस्तेमाल भी जो है ना वो वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शहरों में सीवरेज का वाटर इस्तेमाल होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें जहाँ पर भी है वो सीवरेज वाटर जो है ना प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो पानी का मुतबादिल इंतजाम हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये कि ये प्रोजेक्ट पर तवज्जो जो है ना वो कम है। इसकी तरजीहात सिर्फ हमने देखी इमरान खान के उस तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले बताइए कि ये जो आबादी का पॉपुलेशन का इनफ्लो है बड़े शहरों की तरफ, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाइक दोज सिटीज, तो इससे वो इलाके जो खाली हो रहे हैं वहां दरख्तों की तादाद ज्यादा थी पहले से और ये शहरों में कम हो रही है, यहाँ ज्यादा कट रहे हैं दरख्त, और पॉपुलेशन से कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे कराची का वेदर आज से 40 साल पहले जो मुझे याद पड़ता है वो हफ्ते में 4 दिन बादल रहा करते थे और बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में यहाँ वेदर नॉर्मल फील होता था। अब यहाँ सखर से ज्यादा गर्मी है और सखर बिल्कुल ऐसा है जैसे सखर जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच गया है। तो इसमें आबादी के इन्फ्लो का कितना दखल? देखिए आफाक, एक तो मैं बात आपको बताऊं कि आप और हम साथ रहे गुज़िश्ता 35-40 साल के दौरान आपके ताल्लुक में रहा है। मैं नहीं समझता कि दर्जा हरारत में 2 या 3% या मतलब ये 2 यानी कि अगर पहले 35 था तो अब 37 हो गया, 38 हो गया। हमारे उस जमाने में जब हम
स्टील मिल में थे या मतलब बाहर कोई जॉब करते नौकरियां करते थे, तब भी बहुत शदीद लू चलती थी, गर्मी बहुत शदीद होती थी। जैकबाबाद की, सिब्बी की, लड़काना की गर्मी बड़ी मशहूर थी। बहरहाल उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि गर्मी का तो ये सिलसिला गर्मियों में रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि सर्दियां कम हुई हैं, बारिशों का तवाज़ुन खराब हुआ है, लेकिन गर्मी का मैं नहीं समझता कि गुज़िश्ता 40-45 साल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हो। हाँ, ये अलग बात है कि शहर की में फजाई आलूदगी शहरों में जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बात यह है कि लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये छोड़ दें कि जी हमें मतलब जो है ना वो दरख्त नहीं लगाने चाहिए या हमें मतलब जो है ना इस पे काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक और फिगर दूं कि लाहौर से मैं बात शुरू करूं कि शहबाज शरीफ के जो 2 दफा वो वजीर आला रहे, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर तकरीबन कोई शहर के जो बागों का शहर कहलाता था, 30% से ज्यादा जो है ना दरख्त काट दिए गए। लाहौर भी इस वक्त शदीद तरीन आलूदगी का शिकार है। जो स्मोक का सीजन देखते हैं सर्दियों में, वो उसी की बदौलत है कि वहां पर दरख्तों की 30% दरख्त वहां पर कट गए और उसका मुतबादिल नहीं लगाए जा सके, जबकि वो जरूरी होता है कि एक दरख्त के बदले में 5 आप दरख्त लगाएं, जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे या मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो हमारा यूनाइटेड आपने नेशन कहा का इदारा है। कि आपने कहा गर्मी नहीं बढ़ी है। सक्खर में कल 50 डिग्री था मगर फील लाइक 55 था, विच इज नेवर हैपेंड अच्छा, बिफोर। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट। 55 के बाद तो ऑलमोस्ट बर्निंग हो जाता है कि पानी भी बिल्कुल। उबल जाएगा। हाँ, और जब 8 घंटे की लोड शेडिंग हो और महंगी तरीन दुनिया की बिजली हाँ, हो और जो यहाँ हाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो एक आम आदमी पैसे कमाता है, उसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी, स्पेशली मैं कहूंगा हुकूमत को तो रहने दें, उन्होंने कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये लोग जिंदा कैसे हैं और कितनी देर तक इस सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं? जी, बड़ी तकलीफ की बात है, इसलिए कि हम पढ़ते भी रहते हैं और वहाँ से लोग हमें बताते भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने कोई वहाँ पर इवन आपके पास बिजली आखिर मकदार में है, आप बिजली नहीं फराहम कर पा रहे, तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। शहरों में कुछ ऐसी आबो हवा को तब्दील करने के लिए या रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर लें, खासतौर से सिंध हुकूमत अगर ये कर ले तो मैं समझता हूँ बड़ा एहसान होगा। और आज भी देहातों की और शक्कर, जैफाबाद, लाड़काना, दादू और शहजादपुर और हैदराबाद तक अगर आप आ जाएं या कराची में भी आप शामिल कर लें, तो वही हालात हैं जो 50 साल पहले थे, 40 साल पहले थे। उसको तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की। लोड शेडिंग तो आप कम से कम खत्म करके लोगों को रिलीफ दे सकते हैं ना, ताकि लोग अपने घरों में सुकून थोड़ा सा महसूस कर सके। तो बात यह कि दूसरा शजरकारी या मतलब आबो हवा में माहौल को, आबो हवा की आलूदगी को दूर करने में भी आपका एक अपना रोल नहीं, बन ये सकता था। बताइए कि 40 साल में कराची में या सिंध में या पाकिस्तान में पार्क बढ़े हैं या कम हुए हैं? पार्क कम हुआ है। मैं आपको बताऊं, कराची में तो ये हुआ कि एमक्यूएम के जमाने में भी, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी बहुत से पार्कों को मतलब इंक्रोचमेंट करके रिहायशी मकानात वहां पर बना दिए गए, वहां पर मतलब दफातर बना दिए गए, वहां पर प्लाजा बना दिए गए। इसी तरीके से और भी शहरों में ये काम हुआ है कि पार्कों की जगह अगर आप गूगल करें 2005 में और फिर आप 2020 में करें, तो आपको अंदाजा होगा कि शहर का 15 से 20% एरिया, पार्कों का एरिया जो मतलब उनके लिए वक्त था मैदानों का, वो खत्म हो गया। अब 12 जो बचे हैं उन पर तवज्जो नहीं है। उनको अगर आप आबाद कर लें वहां पर वो तो ग्राउंड पड़े शहरों हुए, में, खाली ग्राउंड, इवन ये कि घास भी नहीं नजर आती वहां। लेकिन बहुत जगह है कराची में भी और कराची के अतराफ में भी। बात यह कि इसको अगर हंगामी प्लान बना के आप शुरू करें, खासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है और आपके बल्दियात का महकमा जो है, वो अगर चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चेंज ला सकता है। आप जब तक कराची के सराउंडिंग में, अतराफ में अच्छी शजरकारी नहीं करेंगे, यहाँ पर बारिशों का जो है ना वो मसला होगा, आबो हवा का मसला होगा, आलूदगी का मसला होगा। दूसरा एक और चीज आप मैं आपको जैसी, बताऊं, जी प्लीज गो अहेड। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि शहरों में जो फजाई आलूदगी है ना, वो 70% आलूदगी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट के बाइस है। हैवी ट्रांसपोर्ट जो कराची में तकरीबन इस वक्त 60-70 लाख गाड़ियां जो है ना चल रही हैं, जिसमें से 25-30% तो इन हालात में है कि वो फिट है ही नहीं रोड पे चलने के लिए। धुआं छोड़ती हैं, डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां, और खराब हालत में जो गाड़ियां चल रही हैं, तो उसने
शहर में एक तबाही मचाई हुई है, और वो गर्मी का बाइस वो भी है, नॉट ओनली के सिर्फ दरख्तों का ना होना जो है ना वो भी नहीं है, आग जैसी बल्कि कितनी आपके ख्याल में हम पूरे मुल्क में, और अगर प्रोविंस वाइज बात करें तो कितनी एनजीओ हैं जो क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही हैं या प्लांटेशन पे काम कर रही हैं, और कितनी बड़े साइज में है? आप लोगों का क्या रोल है? जी मैं आपको बताऊं, आकाश, हमने 2015 में जब देखा कि हमने काफी हद तक शऊर बेदार किया है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में हमें कामयाबी हुई है, तो हमने 2015 में कराची के कमिश्नर शेख सिद्दीकी थे, उस वक्त उनके साथ मिलकर फिर हमने शहर में एक बड़े पैमाने पे शजरकारी प्रोग्राम शुरू किया। हमने कहा हमें मैदान में उतर आना चाहिए, और शहर में जो तामीराती सरगर्मियां हैं खुद गवर्नमेंट और बिल्डर्स और डेवलपर बेदर्दी से जो है ना वो तरफ काट रहे हैं। इवन बहुत सारी जगहों पे मवेशी मंडी हो या आपके मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियां हों, सरकारी गैर सरकारी, तो उनको आबाद करने के लिए कराची में 2 साल में 30 से 40 हजार दरख्त जो है ना वो काटे गए। तो हमने सोचा कि अब इसको जो है ना हमें शजरकारी की तरफ आ जाना चाहिए। हमने फिर एक इजलास बुलाया, तमाम इदारे उसमें शरीक हुए, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर, और वहां से हमने जो है ना शजरकारी का आगाज किया और कोशिश की कि हम सिर्फ हम ना करें बल्कि हमारे साथ जो सैलानी है, हमारे साथ जेटीसी था, हमारे साथ आलमगीर था, हमारे साथ बोरा कम्युनिटी थी और कॉर्पोरेट सेक्टर था, हम सबसे कहा कि अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली आप ये काम शुरू करें ताकि पूरे शहर में ये काम फैल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे नताइज आए और तकरीबन 2.5 साल में हमने 2 लाख दरख्त जो है ना कराची में प्लांट किए मुख्तलिफ इदारों के ताउन से, और उनको पौधे मुफ्त फराहम किए गए, उनको मालूमात जो प्लांटेशन की मालूमात थी वो फराहम की गई, उनको मतलब कोई अगर जमीन के मसाइल थे, पार्क के मसाइल थे, वो सॉल्व किए गए। उसके बाद फिर ये जो ग्रुप है हमने कहा कि अब आप मजबूत हो जाएं, अपने अपने कम्युनिटी लेवल पे काम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके बाद से काफी बड़ी एक तहरीक बनी। ये आप जैसी कितनी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो सिंध में काम कर रही हैं या कंट्री लेवल पर काम कर रही है? देखिए सिंध में बहुत काम कर रही है, कराची में मैं जानता हूँ तकरीबन कोई 30-35 ग्रुप हैं जो सिर्फ प्लांटेशन पे और माहौलियात के हवाले से जो है ना वो काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। सिंध में बदकिस्मती आपके से ख्याल में एक मिनट, सॉरी, आपके ख्याल में एक दरख्त को लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए और कितना पानी रोजाना चाहिए, और वो कौन सा दरख्त है जो तेजी से ग्रो होता हो, जो आम आदमी आसानी से लगा ले? हाँ, देखिए कोनोकार्पस जो दरख्त है ना वो छोड़ करके जो मुस्तफा कमाल के दौर में लगाए गए 25-26 लाख लगा दिए गए थे सिर्फ इसलिए कि वो 6 महीने में 10 फुट बड़ा हो जाता है, वो लेकिन एक मोनोकल्चर शहर में डेवलप हुआ कि एक जैसे दरख्त कभी भी नहीं होने चाहिए। जो हमारे बचपन में, हमारे लड़कपन में जो दरख्त होते थे, नीम, बादाम और मतलब बरगद और पीपल और जो है ना बड़ के दरख्त और ये सारे होते थे, तो वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, मोहल्लों गलियों से दरख्त खत्म हो गए। आपको याद होगा कि हमारे मोहल्लों में भी मतलब फ्रूट के दरख्त होते थे, बेर के, अमरूद के, जामुन के, शहतूत के, गोंदली के, और लेकिन वो सब खत्म होते चले गए, तामीरात लोगों ने इतनी बढ़ा दी। तो बात यह है कि ये मतलब आपको शुरू करना है, मतलब इसको अपने मतलब अपने जाती लेवल पे भी शुरू करना है और इज्तिमाई लेवल पे भी शुरू करना है। तो बात यह है कि इसके लिए आपको अपने मोहल्ले में तो जरूरत नहीं है हुकूमत की मदद की, या अपने घर से शुरू करने में तो हुकूमत की मदद की जरूरत नहीं है। आप उससे ये काम अपने शौक के लिए भी कर सकते हैं। अपने आम आदमी को आप क्या मैसेज देंगे कि वो इसमें अपना हिस्सा कैसे डाले, और ये कितना सीरियस इशू है? देखिए आम आदमी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी का भी उतना ही अहम रोल है जितना कि हुकूमत के इदारों का। बात यह है कि आप जिस घर में रहते हैं, आप उस घर में से बाहर कम से कम एक टीम बना के जिम्मेदारी को ले सकते हैं ना। हमने कई ऐसी नेबरहुड कमेटियां बनाई हैं कि जो उनके घर के करीब पार्क थे, हमने उनसे कहा इस पार्क की आप देखभाल करें, पानी के मसाइल हैं तो आप अपने मुलाजिम को या किसी को या खुद जो है कोशिश करके आप 10 दरख्तों से भी ये काम शुरू कर सकते हैं, उसको फिर 100 तक ले जाएं। हर जिनके घर में मुलाजिम नहीं है वो क्या करें? मुलाजिम वो खुद जाएं लोगों के घर में, वो खुद जाएं और एक बाल्टी का पानी कम से कम 2-3 दरख्तों को डाल दें, तो मैं समझता हूँ 2-2, 3-3 दरख्त अगर 25 करोड़ के शहर में
अगर 2-2 3-3 दरख्त भी हो जाते तो आप अंदाजा लगा लें कि जो है ना वो 50-60 करोड़ दरख्त लगाना क्या मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि लोगों ने मतलब जगह का भी मसला है, बहुत सारी आबादियों में जगह नहीं है, तो उसके करीब पार्क है, मैदान है। हमारी नौजवान नस्ल है, खास तौर से उसको ज्यादा हमें अवेयर करने की जरूरत है कि भाई अपने शहर की खूबसूरती के लिए उसको साल में कितनी कितनी रैलीज होती है, वॉक होती है दरख्त लगाओ मुहिम के सिलसिले में, कि हुकूमतों पे दबाव डाला जाए, अवाम में शऊर पैदा किया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये कितना सीरियस मसला है। देखिए रैलियां और चीजें तो बहुत होती हैं। अब जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को आ रहा है, सेमिनार होंगे, चीजें होंगी, लेकिन सच्ची बात है कि अब हमने उस पर बिलीव करना छोड़ दिया कि सेमिनार, रैलियां, वॉक जो है मसले का हल नहीं है। अब हमें जंगी बुनियादों पर मैदान में आना पड़ेगा। ये मामला जो है ना वो सिर्फ कराची के नहीं है, आपने जैसे कहा सक्कर, कैकवाबाद, रावताना। बदकिस्मती से मैं आपको एक बात ये बताने जा रहा था कि उन इलाकों में लोग बहुत वसीले वाले लोग हैं। आपके जमींदार से लेके सनतकार से, ताजिरों से लेकर के उन इलाकों में जो है ना वो काफी वसाइल रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि वो इस तरह की वेलफेयर और सोशल सर्विसेज में नहीं आते, जो शहरों में रुझान है या शहरों में मतलब एक कल्चर है। तो बात यह कि इसको मतलब जो है ना हमें मतलब प्रमोट करना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ख्याल में आपके ख्याल में फौरी दरख्त लगाना असल मसला है, या जो दरख्त कट रहे हैं और बेदर्दी से कट रहे हैं उनका रोका जाना पहली प्रायोरिटी है? पहला क्या देखते हैं? पहली प्रायोरिटी तो वही है, पहली प्रायोरिटी तो वही है कि मतलब जो है ना कि आप उसको रोकें और उसका मुतबादिल प्लान दें। अच्छा, कहीं बहुत जरूरी भी है। मैंने जैसे आज से 10 साल पहले कमिश्नर कराची को लोगों को कहा था कि जो भी तामीराती प्रोजेक्ट है बिल्डर का या हाउसिंग सोसाइटी का, उसका 10% इलाका जो है ना शजरकारी के लिए मुख्तस कर दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए, ताकि उससे जो है ना वो मतलब जो है मतलब थोड़ा सा डेवलप हो सके और उसकी जिम्मेदारी बनाई जाए। तो बात यह है कि उसको मतलब जो है ना तो ये जो है ना इसको मतलब जो है ना कानून के जरिए और उस पर अमल दरामद के जरिए इस पर आ सकता है। आपके शहर में सूबे में बल्दियात का महकमा है, तमाम बल्दियाती इदारे, अब आपके उसमें अवामी नुमाइंदे आपके बैठे हुए हैं, आपके MNA MPs बैठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका रुझान इस तरफ नहीं आता। अगर ये मामलात ऐसे ही स्टेल रहे और कोई काम नहीं हुआ तो इसके नताइज क्या देखते हैं? देखिए इससे बहुत बुरे नताइज होंगे। ना सिर्फ ये कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, आलूगी बढ़ेगी, आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, और अगर जंगलात आपके नहीं बढ़े तो ये आपके लिए मतलब जो है ना एक लोगों के लिए मतलब एक जो मईशत है, रोजगार है, उसका भी एक जो है सिलसिला है जो मतलब मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा उसमें डिक्रीज होगा, और मतलब इसकी बहुत बड़े नुकसान होंगे, मतलब पूरे मुल्क को नुकसान होंगे, तो लोगों को नहीं होंगे। जी, ये दुनिया में पहले नंबर पर जो दरख्तों में ब्राजील है और अमेरिका, सॉरी पहले नंबर पर रशिया है और दूसरे नंबर पर ब्राजील है जो मुझे याद पड़ता है, और मेरा मुल्क अमेरिका छठे नंबर पर है जहां 228 बिलियन दरख्त हैं, मगर अभी भी पुशिंग है कि दरख्त बढ़ने चाहिए, दरख्त कम है। आपके यहाँ तो आपके जो सूरत हाल है उसमें तो लगता है कि अगर 5-10 साल तक अवेयरनेस नहीं आई तो ये खित्ता तो गर्मी से ही मर जाएगा, क्लाइमेट के उसमें ही खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। जी बिल्कुल, ये देखें ना, क्लाइमेट इमरजेंसी अगर ये नहीं लगाई गई और मतलब इस पे क्लाइमेट एक्शन नहीं हुआ, हम जा जाके हमारे जो खास तौर से हुक्मरान है वो जा जाके बात करते हैं पूरी दुनिया में क्लाइमेट की, लेकिन अपने मुल्क में माहौलियाती कवानीन पर पाबंदी नहीं करा पाते, अपने मुल्क के माहौलियाती मसाइल हल नहीं कर पाते, अपने सूबों के दरमियान उनके कोई कोऑर्डिनेशन, कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आता। मुझे बातें आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी और दुनिया भर में भी जाके आप रोना रोते हैं, और इसलिए कि आपको कुछ मदद मिल जाए, लेकिन पहले आप अपना घर तो ठीक करें ना भाई। ये जो नई बल्दियाती हुकूमत है आपके शहर कराची में, इसकी कितनी तवज्जो है दरख्त लगाने पे, क्लाइमेट चेंज पर, माहौल की तब्दील बेहतरी के लिए?
देखें बदकिस्मती से शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो कैंटोनमेंट बोर्ड और मतलब जो है ना वो डिफेंस और दूसरे इदारों के पास है, नेवी के पास है। तो बात ये है कि उसमें जो बाकी हिस्सा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि कुछ हिस्सा जो है ना केएमसी के पास है, थोड़ा सा बाकी टाउन्स के पास है। तो बात ये है कि अभी तक हमें ये जो इलेक्शन होने के बाद ये टाउन के जो नाज़रीन चेयरमैन बने हैं, काउंसलर बने हैं, मुझे तो कोई अभी तक बड़ी कोई एक्टिविटी इनकी देखने में नहीं है। और आखिरी मैसेज दीजिए कि आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे दरख्त लगाने के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बढ़ती हुई आलूदगी के पर्सपेक्टिव में। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आवाम देखें, अपना ख्याल खुद करें, जैसे आप अपने घर का ख्याल करते हैं, आप अपने जाती मामलात में इतना केयरफुल होते हैं, हेल्थ के मामले में, अपने मतलब घर के एनवायरनमेंट के बारे में, दूसरी चीजों में, तो आपको इतना ही जो है ना वो दिलचस्पी लेनी होगी, आपको बाहर निकलना होगा, आपको मतलब एफर्ट्स करनी होगी। आप अपने ऑफिस, घर, अपनी सोसाइटी, अपना इलाके में जहाँ पर भी आप हैं, आप अपने हिस्से का एक दरख्त तो कम से कम 25 करोड़ आदमी में से, चले मैं कहता हूँ 5 करोड़ लोग तो लगा दें कम से कम। उनसे मतलब हमें डेफिनेटली जो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद उसका फायदा तो देखने को मिलेगा ना। और उसकी हिफाजत करें और उसको काटने वालों के खिलाफ कोई आवाज उठाएं और मुसलसल ऐसी एफर्ट्स करें जो ग्राउंड पे नजर आए। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना टाइम कीमती दिया। इंशाल्लाह आपसे बात रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। सुना नहीं कुरैशी को कि क्या सिचुएशन है आपके मुल्क में, आपके शहरों में, आपके घरों में, और आपकी लापरवाही, आपकी सुस्ती। हुकूमतों को जाने दें, पहले अपना रोल देखा जाता है कि हमें खाने का याद रहता है, पानी पीने का याद रहता है, सोने के टाइमिंग भी हैं, जॉब पे जाने के भी हैं, स्कूल पे जाने के भी हैं। मगर जिससे हमारी सांसें जुड़ी हैं, जिससे हमारी जिंदगी कहने चाहिए डोर जुड़ी है, उसके बारे में हमारी अवेयरनेस ना होने के बराबर है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हम जिस शाख पे बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। दरख्त काटना ऐसा ही है और ना लगाना भी ऐसे ही है कि टेंट करवाने से और आलू बुखारे के शरबत पीने से गर्मी कम नहीं होगी, गर्मी दरख्त लगाने से कम होगी। और ये दरख्त आपको लगाने होंगे, वरना मजीद गर्मी का इंतजार कीजिए कि बिजली सस्ती नहीं होगी। ये दुनिया का उसूल है कि जो चीजें महंगी होती हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी सस्ते नहीं होते देखी। और एक तरह के दरख्त में ये भी गौर कीजिएगा कि हमारे बचपन में आम के दरख्त भी थे, बेर के दरख्त भी थे, जामुन के दरख्त भी थे, और सारे फलों के साथ साथ नीम के दरख्त बेताज थे कि नीम का दरख्त सबसे ठंडा करार दिया जाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में, अपने मैदानों में, अपने अराउंड में दरख्त लगाइए ताकि आप सांस लेते रहें। आज के लिए हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।